So in this topic I'll be discussing important terminologies which are related to national income accounting and basic important concepts and the subtopics in this particular topic. So before starting this topic I'll be discussing few terminologies which will repeatedly use in this particular chapter. So first of all, what is national income accounting? हम सबकी अपनी अपनी इनकम होती है, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करेंगे, हमारी सैलरी होगी, तो जो सैलरी हमारे पास आएगी वो चाहे हमारी मंथली इनकम होगी या हमारी एनुअल इनकम होगी। इसी तरीके से हमारे पूरे देश की भी एक इनकम होती है कि हमारे देश में कितना पैसा हम कमा रहे हैं या हमको पैसा आ रहा है या हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। तो जितनी भी हमारी इनकम है उसको कैलकुलेट करने के प्रोसेस को बोला जाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड एज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग the national income of our country and that comes under Ministry of Statistics and Program Implementation. So to understand national income accounting, so first of all we have to understand few terminologies which will repeatedly asked in this particular chapter. So first of all, factors of production. So basically what are factors of production? Factors of production वो कुछ factors जो directly involved है हमारे production में. There are 4 factors of production, that is cell, CELL. So what does that cell means? C means capital, E means entrepreneurs, L means land, and another one is labor. So these are 4 factors of production. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको कोई भी फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए हमको 4 चीजें तो बिल्कुल चाहिए, वो ही ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे कि कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमको एक फैक्ट्री को सेटअप करना है तो हमको उसके लिए कैपिटल जरूर चाहिए, पैसा चाहिए। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स, डेफिनेटली वी आल्सो नीड दैट। थर्ड वन लैंड, फैक्ट्री को सेटअप करना है तो उसके लिए हमको प्रॉपर लैंड, एक पीस ऑफ लैंड चाहिए। तो चाहे वो पीस ऑफ लैंड हमको रेंट की फॉर्म में मिले, चाहे वो हमको खरीदनी पड़े। नंबर 1 इज लेबर। तो फैक्ट्री को चलाने के लिए वी नीड अ वर्कर्स, वी नीड अ लेबर्स। तो उनके लिए हमको सैलरीज वगैरह देनी पड़ेगी, उनको वेजेस देनी पड़ेगी। सो दैट इज कॉल्ड एज लेबर। एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली मतलब है उसमें से कुछ हमने अगर उस फैक्ट्री के मालिक को, उस एंटरप्रेन्योर को कुछ प्रॉफिट रखना होगा तो वो भी बीच में ही ऐड होगा। सो डेफिनेटली तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड एंड लेबर। तो कभी भी किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है दैट इज सेट बाय दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक चिप्स की कीमत की बनने की कीमत, प्रोडक्शन की कीमत अगर 5 रुपए है तो मार्केट में उस हिसाब से बिकेगा। अगर चिप्स की प्रोडक्शन की कीमत बहुत ज्यादा है, मतलब उसके अगर लैंड और लेबर या किसी भी एक फैक्टर की कीमत अगर बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वो चिप्स की कीमत भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर कॉस्ट मैंने ऑलरेडी बता दी है। फैक्टर ऑफ कॉस्ट मतलब जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो कॉस्ट बनेगी किसी भी कमोडिटी की उसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। नंबर 1 इज मार्केट कॉस्ट। जब कोई भी कमोडिटी किसी फैक्ट्री से बनके बाहर आती है और वो जब मार्केट में कंज्यूमर के लिए बिकती है तो उस कॉस्ट को बोला जाता है मार्केट कॉस्ट। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट। डेफिनेटली अगर हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चिप्स अगेन, अगर चिप्स की प्रोडक्शन की कीमत अगर 5 रुपए आती है तो हमको मार्केट में वो 10 रुपए का मिल रहा है। दैट मींस उसमें से कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लग रहे होंगे, ठीक है। उस इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरकार को सब्सिडीज भी दे रही होगी। तो व्हाट आर सब्सिडीज वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट कॉस्ट। नंबर 1 इज सब्सिडीज। सब्सिडीज पिछले भी मार्केट कॉस्ट की डेफिनेशन में यूज हुआ है। नो व्हाट आर सब्सिडीज? सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू लोअर डाउन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस, ठीक है। तो अगर किसी कमोडिटी और सर्विस की कॉस्ट अगर ज्यादा है तो सरकार वो अपने पॉकेट से वो पैसा पे करेगी ताकि लोगों को वो सर्विस या वो कमोडिटी सस्ते तरीके से मिले, उसको बोला जाता है सब्सिडी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। नो व्हाट आर द ट्रांसफर पेमेंट्स? ट्रांसफर पेमेंट्स आर दोस पेमेंट्स जिसका कोई आगे उनको फर्दर
बेनिफिट ना मिल रहा हो सरकार को, दैट इज अ वन वे पेमेंट। सो ट्रांसफर पेमेंट से याद रखना वन वे पेमेंट। वन वे पेमेंट का मतलब क्या है कि सरकार वो पैसा लगा रही है बट उसके बदले में सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, या सरकार की जीडीपी में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, कंट्री की जीडीपी में कुछ ऐड नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल पेंशंस, ओल्ड एज पेंशंस, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें आती है ट्रांसफर पेमेंट्स में। फॉर एग्जांपल अब ओल्ड एज पेंशन या सरकार 60 ईयर एज प्लस जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दे रही है, बट उसके बदले में दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन एडिंग समथिंग टू आवर जीडीपी, राइट। सो इसके लिए वो एक वन वे पेमेंट है। पेंशंस, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, सो दीज आर वन वे पेमेंट्स की सरकार पे तो कर रही है, वो बस एक सोशल बेनिफिट के लिए पे कर रही है, बट सरकार को उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। सो दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग चार चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा रोटेट करती है। वो चार चीजें कौन सी हैं? दैट इज जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राइट। सो इन चीजों के ऊपर नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत ज्यादा रोटेट करिए। ये सारे से सभी के सभी एक सेंट्रल फैक्टर्स हैं जीडीपी, हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll understand what is GDP. We'll understand what is GDP. GDP is defined as all the value of final goods and services produced within the boundary of the nation. Let's say this is India. ये इंडिया है। इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी। चाहे वो इंडियन फॉर्म है, चाहे वो एक फॉरेन एमएनसी कंपनी है, बट अगर वो हमारी कंट्री की बाउंड्री, हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर अगर वो प्रोडक्शन कर रही है, उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी। सो जीडीपी के आप सामने जरूर इक्वल टू करके लिख लेना, दैट इज टेरिटरी। सो बेसिकली जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन द टेरिटरी। तो हमारी टेरिटरी के अंदर कोई भी फर्म, चाहे वो इंडियन या वो एक फॉरेन कंपनी है, चाहे वो एप्पल हो जाए, चाहे वो फोर्ड की कारें हो जाए, चाहे वो मर्सिडीज, कुछ भी हो जाए, अगर वो फॉरेन कंपनी है बट वो हमारी टेरिटरी की बाउंड्री के अंदर अगर वो अपनी प्रोडक्शन कर रही है या वो सर्विसेज दे रही है, उसको बोला जाएगा, वो जीडीपी के अंदर ही आएगा, वो जीडीपी के अंदर हमारा वो काउंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी। नाउ व्हाट इज जीएनपी? नाउ व्हाट इज जीएनपी? दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो यहां पे आपको कीवर्ड याद रखना है, दैट इज नेशनल। सो जैसे जीडीपी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेरिटरी, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेशनैलिटी। सो दैट मीन्स व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स जीडीपी प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। Plus income coming from abroad. Now let me explain this. What does that mean, income coming from abroad, and what does nationality mean in this particular in this GNP? So GNP is GDP plus income coming from abroad. Now what does that income coming from abroad means? Now let's say कि हमारे टाटा की कंपनी की कुछ फर्म या कुछ प्रोडक्शन बेसिस यूरोप में भी हैं, तो यूरोप में कुछ प्रोडक्शन बेसिस के होने की वजह से वो वहां पे भी कुछ अपनी सेल्स कर रहे होंगे, वहां पे भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो वहां से वो कुछ अगर वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कहां पे आएगा? वो प्रॉफिट आएगा इंडिया में। सो फॉरेन कंट्री से, फॉरेन टेरिटरी से, सो वो पैसा कहां पे आ रहा है? इंडिया में। सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब अगर वो इंडियन बंदा, इंडियन फर्म फॉरेन कंट्री में अगर वो काम कर रही है, वहां पे उसका प्रोडक्शन बेसिस है, वहां की जो फॉरेन कंट्री से जो पैसे में प्रॉफिट आ रहा है वो पैसा इंडिया में वापस आएगा, उसको बोला जाएगा जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगेन जीडीपी, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, उसका प्रोडक्शन बेस इंडिया में है, तो वो प्रॉपर
जो वहां की जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी वो जीडीपी में ऐड होगा। बट ऐसे ही अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल अगर इंडिया में मान लो वो कमा रहा है, इंडिया में उसका प्रोडक्शन बेस है, पर उसमें से जो उसका प्रॉफिट है वो दोबारा वो अमेरिका में भेजे, वो अमेरिका की जीएनपी में ऐड होगा, राइट। सो जीडीपी में बेसिकली एप्पल का क्या ऐड होगा, क्योंकि लेट्स से तो मैंने अब यहाँ पे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी। अब अगर हमने एप्पल की कंपनी ने इंडिया में अगर उसने फैक्ट्री खोलनी है तो यहाँ पे उसको लैंड भी चाहिए, यहाँ पे लेबर भी चाहिए, वो अमेरिका से तो लेके आएगा नहीं, इंडिया की लैंड और लेबर यूज करेगा, यहाँ पे कैपिटल इंडिया की यूज करेगा। सो ऑब्वियसली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगेगी वही इंडिया में रहेगी, तो दैट विल ऐड इनटू जीडीपी। तो उसमें जो उसका प्रॉफिट होगा, जो यहाँ पे वो सेल करेगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और अल्टीमेटली कहां पे भेजेगा, वो अपने पेरेंट कंट्री में भेजेगा, जो पेरेंट कंट्री में भेजेगा वो उस कंट्री का जीएनपी में ऐड होगा, राइट। इन द सेम वे अगर मैं टाटा की कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, टाटा की कंपनी अगर यूरोप में उसका प्रोडक्शन बेस है, तो यूरोप में प्रोडक्शन बेस होने की वजह से क्या, वहां पे उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहां पे यूज होंगे, वहां पे वो सेल कैपिटल एंटरप्रेन्योर लैंड और लेबर वहां की यूज करेगा, तो वो वहां की जीडीपी में ऐड होगा। बट वहां का जो प्रॉफिट है वो इंडिया में वापस वो भेजेगा, तो वो कहां पे ऐड होगा, इंडिया की जीएनपी में ऐड होगा। आई होप आपको यहां पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जीडीपी और जीएनपी में बेसिक डिफरेंस बेसिकली है क्या। सो टू कैलकुलेट जीडीपी, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द ट्रेड बैलेंसेस। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीजों को हमको फोकस करना पड़ेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफडीआई, चाहे वो एफडीआई की फॉर्म में हो, चाहे वो एफपीआई की फॉर्म में हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो। सेकंड वन कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, नंबर वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में हो, चाहे वैसे रोड प्रोडक्शन हो, चाहे हम किसी भी सोशल सेक्टर में, अपने आप सोशल सेक्टर में अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है अपनी, वो चीज उसमें ऐड होगी। नंबर वन इज ट्रेड बैलेंसेस, ट्रेड बैलेंसेस का मतलब हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले में हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इन द केस ऑफ इंडिया बेसिकली ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट हमारा कम है, सो बेसिकली देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया के केस में यहाँ पे ये चीज जो ट्रेड बैलेंस है हमारा हमेशा वो नेगेटिव रहता है। नंबर वन इज जीएनपी, जीएनपी में कौन कौन सी चीजें आएंगी, दैट इज प्राइवेट रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स एंड फॉरेन ग्रांट्स। दैट मींस प्राइवेट रेमिटेंसेस, फॉर एग्जांपल जैसे यहां से इंडिया से कोई स्टूडेंट कनाडा या अमेरिका में पढ़ने जा रहा है, तो वहां से वो कुछ कमाएगा या वो इंडिया में भी भेजेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेस। तो इंडिया के केस में इंडिया का ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो गल्फ एरियाज में, गल्फ कंट्रीज में वो काम कर रही है, तो उस अकॉर्डिंगली इंडिया का सब बहुत बड़ा जो बेस है फॉरेन इनकम का, वो रेमिटेंसेस के थ्रू होता है। सो देयर वाज अ एस्टीमेट कि लगभग $72 बिलियन इंडिया रेमिटेंसेस की फॉर्म में वो रिसीव करता है। नंबर वन इज इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स दैट मींस ये हमारा बहुत ज्यादा तो नहीं है कि हम एक छोटे छोटे कंट्री जैसे मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका, तो इन छोटी छोटी कंट्रीज को हम लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, उस लोन से जो इंटरेस्ट आता है तो वो भी हमारा जीएनपी में ऐड होगा। नंबर वन इज फॉरेन ग्रांट्स, फॉरेन ग्रांट्स में जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे सोशल सर्विस, सोशल सेक्टर के लिए या इकोनॉमिक सेक्टर के लिए ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो वो हमको ग्रांट्स वगैरह देते हैं, तो वो भी हमारी जीएनपी में ऐड होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज दैट इंक्लूड्स जीडीपी एंड द जीएनपी। Another one is very important. Another two important forms that left is NDP and NNP. So NDP basically means GDP minus depreciation. NDP means GDP minus depreciation. Depreciation means let's say हमारे पास कोई भी एक ऐसी एसेट है, that asset वो जब चलता है एक फैक्ट्री में, लेट्स से देयर इज अ मशीनरी, जब वो मशीनरी चलती है, सो उस मशीनरी के चलने से देयर इज वोर एंड टोर ऑफ दैट मशीनरी, तो उसकी वजह से उस मशीन की कीमत हर साल गिरती है, वो डेप्रिशिएट होती है। तो इसी तरीके से हमारी इंडिया के पास जो एसेट है, हमारे पास जो कैपिटल है, वो हर साल वो डेप्रिशिएट होती है। चाहे वो हम जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मशीनरी,
तो वो अगर वो डेप्रिशिएट होगी, ऐसे ही हमारे रुपी टू डॉलर की कीमत है वो हर साल वेरी करती रहती है। कई बार हमारा रुपी वीक हो जाता है, कई बार हमारा रुपी स्ट्रांग हो जाता है, दैट आल्सो काउंट्स इनटू डेप्रिसिएशन। सो एनडीपी मींस जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अनदर वन इज एनएनपी। एनएनपी मींस जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। So in short, depreciation. So depreciation adds into both GDP and NNP because depreciation बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी और जीएनपी की काउंटिंग में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कैपिटल्स हैं जो हर साल उसकी वैल्यू कम होती रहती है, उसकी हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर डेप्रिसिएशन इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्वेश्चन कम वेदर इंडिया के केस में जीडीपी ज्यादा है या जीएनपी ज्यादा है। सो हमारे केस में हमेशा जीएनपी कम रहता है एज कंपेयर टू जीडीपी। देयर आर टू मेन रीजंस बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट। हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। हमारे यहाँ पर इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, बिकॉज हमारे जो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है वो होता है क्रूड ऑयल। तो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास खुद के पास बहुत कम है, तो हमको ज्यादातर वहां से इंपोर्ट ही करवाने पड़ रहे हैं। जो ज्यादातर हमको इंपोर्ट्स करवाने पड़ रहे हैं हमको उसके बिल पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स देनी पड़ती है। तो इन दैट वे हमारे यहाँ पे ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक नेगेटिव में जाता है ट्रेड डेफिसिट। अनदर फैक्टर इज द इंटरेस्ट पेमेंट। तो जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोपियन बैंक हो गया, हमने वहां से काफी ज्यादा लोन ले रखा है, तो उस लोन लेने की वजह से हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनको देना पड़ रहा है, और वो इंटरेस्ट हमको रुपए की फॉर्म में नहीं देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट हमको हमेशा डॉलर की फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारे